आज मैं आपको एक ऐसे पायलट की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। एक ऐसा पायलट जिसे हिस्ट्री में अमेरिका का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर कहा जाता था, जिसने लगभग 20 बिलियन डॉलर के ड्रग्स की स्मगलिंग की, जिसकी कीमत आज के ज़माने के हिसाब से लगभग 1,60,000 करोड़ बनती है। चौंकाने वाली बात यह थी कि ना तो वो किसी क्रिमिनल या ड्रग डीलर की तरह लगता था और ना ही उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था। उल्टा इसके वो एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, जिसके पॉलिटिशियंस के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। यहाँ तक कि उसके कुछ फोटोज अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ भी थे। अब सवाल ये आता है कि बिना किसी को शक हुए एक इतना सक्सेसफुल और पावरफुल बिजनेसमैन कैसे ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी कोर्ट हियरिंग्स के दौरान भी वो ड्रग स्मगलिंग करता रहा और इन सब के बावजूद भी वो कोर्ट हियरिंग्स में बच निकला। तो चलिए जानते हैं अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे बड़े ड्रग स्मगलर की कहानी, जिसे सुनकर आप रोमांचित हो उठेंगे। कहानी शुरू होती है 1983 में, जब 80 के दशक में कोलंबियन कार्टेल्स अपने ड्रग स्मगलिंग बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से फैला रहे थे और उनका सबसे बड़ा मार्केट था अमेरिका। पर उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी अमेरिका में अपने ड्रग्स को पुलिस की नज़रों से बचाकर सेफली एंटर कराना, जिसमें उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। कभी उनका ड्रग्स पकड़ा जाता, कभी उनका आदमी पकड़ा जाता। इससे निपटने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला और वो था अमेरिकन सिटीजन्स को ड्रग स्मगलिंग के लिए हायर करना। वो अमेरिकन्स अपने प्राइवेट प्लेन्स लेकर कोलंबिया जाते और वहाँ से ड्रग्स अपने प्लेन्स में भर के फ्लोरिडा के रास्ते वापस आ जाते और उसकी डिलीवरी कर देते। क्योंकि फ्लोरिडा कोलंबिया से सबसे ज़्यादा करीब था और स्मगलर्स के छोटे प्लेन भी कम फ्यूल कैपेसिटी होने की वजह से ज़्यादा लंबी उड़ान नहीं भर पाते थे, इसलिए फ्लोरिडा ड्रग्स डीलर और ड्रग स्मगलर की पसंदीदा जगह बन गया। पर इस बात की भनक डीईए को लग गई, जो कि अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है और उसका काम है ड्रग स्मगलिंग को रोकना। डीईए ने फ्लोरिडा में हर उस इंसान पर जिस पर ड्रग स्मगलिंग का शक होता था, उस पर नज़र रखनी शुरू कर दी और उन्होंने देखा कि हर स्मगलर सोने की चेन, महंगी घड़ियां और एक तरह के कपड़े पहनते थे, जो कि एक कॉमन स्टाइल था इन स्मगलर्स का। और इसी के बिना पे डीईए ने कई स्मगलर्स को पकड़ भी लिया। पर इसके बावजूद भी फ्लोरिडा में ड्रग स्मगलर्स की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और इससे निपटने के लिए डीईए ने सर्विलेंस नेटवर्क लॉन्च किया, जिसके चलते डीईए ने हर उस शख्स का फ़ोन सर्विलेंस में डाल दिया जिस पर उन्हें ड्रग स्मगलर होने का शक होता था। और इसके साथ साथ उन्होंने ग्राउंड बेस्ड रेडार सिस्टम और एयर बेस्ड प्लेन्स जैसे ऑपरेशंस भी लॉन्च किए, जिसकी मदद से वो शक के दायरे में आने वाले एयरक्राफ्ट्स को भी पकड़ लेते थे। ड्रग स्मगलिंग उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन चुकी थी कि यूएस नेवी भी अपने रेडार इक्विप्ड शिप्स के जरिए समंदर के रास्ते स्मगलर्स की हर एक्टिविटी पर नजर रखने लगी। ये जमीन, आसमान और समंदर, इन तीनों रास्तों पर नजर रखने लगी, जिसकी वजह से स्मगलर्स ड्रग स्मगलिंग में कई परेशानियों और मुसीबतों का सामना करने लगे। डीईए ने इससे निपटने का एक और रास्ता निकाला और उन्होंने स्मगलर्स को पकड़े जाने पर भी अरेस्ट करना बंद कर दिया, ताकि वो अपनी स्मगलिंग को कंटिन्यू कर सकें और जब भी वो ड्रग्स लेने दोबारा कोलंबिया जाते तो वो स्मगलर्स के साथ साथ ड्रग डीलर्स को भी पकड़ लेते और उनसे सारा कोकेन और कमाया हुआ पैसा भी जब्त कर लेते। डीईए की ये स्ट्रैटेजी काम करने लगी और इससे कई सारे बड़े ड्रग डीलर्स और स्मगलर्स भी पकड़े गए और इन कैंपेन्स की वजह से बहुत से स्मगलर्स ने हमेशा के लिए स्मगलिंग को अलविदा कह दिया। पर इन सब के बावजूद एक शख्स था जो बहुत बड़े पैमाने पर ड्रग स्मगलिंग कर रहा था, जिसकी वैल्यू बिलियंस में होती थी। ना ही उसे कोई सर्विलेंस पकड़ पा रहा था और ना ही कोई रेडार सिस्टम। हालांकि डीईए ने उसके एग्जिस्टेंस के बारे में जानता ज़रूर था, पर उसे कोई भी नहीं पकड़ पा रहा था। तो कौन था ये शख्स? कैसे वो ड्रग स्मगलिंग करता था? कैसे वो अब तक डीईए की पहुंच से बहुत दूर था? तो पहले सवाल का जवाब है, उस शख्स का नाम था रिक लुशियस, जो कि एक पायलट और बिजनेसमैन था और पेंसिल्वेनिया के शहर स्क्रैंटन में रहता था और बहुत शान जिंदगी बिता रहा था, जिससे उस पर किसी को भी शक नहीं होता था कि वो एक ड्रग स्मगलर भी हो सकता है। रिक एक बहुत ही स्किल्ड पायलट और एविएशन इंजीनियर था और उसे बचपन से ही प्लेन उड़ाने में बहुत रुचि थी। यहाँ तक उसने हाई स्कूल में ही अपना पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया था। उसके बाद वो एविएशन स्कूल चला गया, जहाँ उसने प्लेन उड़ाने से लेकर प्लेन इंजीनियरिंग तक हर चीज़ में महारत हासिल कर ली और एविएशन स्पेशलाइज्ड प्रोफेसर बन गया। प्रोफेसर बनने के कुछ समय बाद वो अपनी कंपनी खोलता है, जिसका नाम था एयर अमेरिका। एयर अमेरिका का काम था छोटे एयरप्लेन्स को मॉडिफाई करना, जिसमें फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाया जाता था, जिससे एयरप्लेन में बार बार रिफ्यूलिंग ना करनी पड़े। तो जो प्लेन एक बार फ्यूल भरने पर 1000 किलोमीटर उड़ता था, वो मॉडिफिकेशन के बाद उसकी डबल उड़ान भरने लगता था। और इसके अलावा प्लेन के विंग्स, इंजन्स और टायर्स में भी मॉडिफिकेशन किया जाता था। रिक की कंपनी एयर अमेरिका ये काम इतना बखूबी करती थी कि बहुत जल्द मार्केट में उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन बन गई और उन्हें बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे, जिसकी वजह से रिक बहुत
बहुत पैसे कमाने लगा और उसका सोशल स्टेटस भी बहुत बड़ा हो गया, जहाँ उसकी दोस्ती बड़े-बड़े पॉलिटिशियन, स्टेट गवर्नर से हो गई, जिनके साथ बैठकर वो बिज़नेस मीटिंग्स और बिज़नेस डील्स करने लगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिक के कनेक्शंस यूएस के प्रेसिडेंट के साथ भी थे। इन सब की वजह से वो एक बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल इंसान बन गया और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और फिर आता है साल 1980, जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है, जिसका सबसे ज़्यादा असर होता है अमेरिका पे, जिसकी वजह से रिक की कंपनी के रेगुलर क्लाइंट्स, जो कि ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स थे, उन सब से प्लेन मॉडिफिकेशंस की डिमांड बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से रिक और उसकी कंपनी घाटे में जाने लगते हैं और उन्हें कई परेशानियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, यहाँ तक कि रिक को अपने स्टाफ को सैलरी देने में भी बहुत परेशानियाँ होने लगती हैं। और फिर यहाँ से शुरू होता है रिक का वो सफ़र, जिसने उसे अमेरिका का सबसे बड़ा स्मगलर बना दिया। जहाँ एक तरफ रिक के पास बिजनेस ओनर्स के प्लेन मॉडिफिकेशन की डिमांड कम होती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनके पास ऐसे लोगों से प्लेन मॉडिफिकेशन की डिमांड आने लगती है जिनके कनेक्शन क्रिमिनल गैंग से थे, जिनकी डिमांड्स बहुत अजीबो-गरीब हुआ करती थी, जैसा कि प्लेन में ऐसे छुपी हुई जगहों को डिज़ाइन करना जिसमें गैर कानूनी सामान जैसे ड्रग्स लॉन्ड्रिंग के पैसों को लाया और ले जाया जा सके। अगर वो पकड़े भी जाएं तो ढूंढने पर भी उनका सामान ना पकड़ा जाए। रिक को इस बात का अंदाज़ा बहुत अच्छी तरह हो जाता है कि इस तरह की मॉडिफिकेशन डिमांड्स वही लोग कर सकते हैं जिन्हें अपना गैर कानूनी सामान यहाँ से वहाँ ले जाना होता है। चूँकि रिक और उसकी कंपनी बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, इसलिए ये सब जानते हुए भी वो उनकी कस्टमाइजेशन डिमांड्स को मान लेता है और जैसा वो चाहते थे उन्हें वैसे प्लेन्स मॉडिफाई करके देने लगता है। कुछ समय बाद रिक के पास एक ड्रग डीलर आता है जो उससे प्लेन मॉडिफिकेशन करवाता है और पेमेंट डॉलर की जगह ड्रग्स में करने की बात रखता है। रिक, जिसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए और अपनी कंपनी बचाने के लिए, वो उसके इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है। जब उनके बीच ड्रग्स का लेन देन हो रहा होता है, उसी वक्त डीईए की पुलिस रिक को चारों तरफ से घेर लेती है, क्योंकि वो ड्रग डीलर कोई और नहीं, डीईए का अंडरकवर एजेंट होता है। चूँकि रिक कोई प्रोफेशनल ड्रग डीलर तो था नहीं और ना ही इससे पहले उसने कभी ड्रग्स को पेमेंट की जगह एक्सेप्ट किया था, और पुलिस को भी अपनी तहकीकात में इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि रिक असली ड्रग डीलर नहीं है, बल्कि वो एक परेशान बिजनेसमैन है जो किसी भी कीमत पर अपनी कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहा है। तब पुलिस रिक के सामने एक डील रखती है कि वो ना तो उसे कोई सज़ा देंगे और ना ही जेल भेजेंगे, पर बदले में उसे अपने उन सारे क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन देनी होगी जो उससे गैर कानूनी काम जैसे ड्रग्स स्मगलिंग और इलीगल सामान लाने और ले जाने के लिए प्लेन्स मॉडिफाई करवाते हैं। रिक उनकी बात मान लेता है और अपनी कंपनी में होने वाले हर गैर कानूनी काम और उसे करवाने वालों की खबर पुलिस को देने लगता है। इसी दौरान सन 1981 में रिक अपने ही एक क्लाइंट के ज़रिए फ्लोरिडा के ड्रग कार्टेल के कॉन्टैक्ट में आता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोलंबिया से बहुत करीब होने की वजह से फ्लोरिडा ड्रग स्मगलर के लिए पसंदीदा जगह बन चुकी थी और अब वहाँ कोकेन भी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाने लगा था। रिक से मुलाकात के बाद ड्रग कार्टेल को रिक की काबिलियत का अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि वो उसे प्लेन उड़ाने में और प्लेन्स को मॉडिफाई करने में महारत हासिल थी, और फिर वो उसके सामने एक ऑफ़र रखते हैं। ऑफ़र ये था कि वो उनके लिए अपने प्लेन में ड्रग्स स्मगल करे और इसके बदले वो उसे बहुत अच्छे पैसे देंगे। पहले तो रिक इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने में हिचकिचा रहा था, पर उसे इस काम के लिए पैसे इतने ज़्यादा मिल रहे थे कि वो उनके इस ऑफ़र को मना नहीं कर पाया। उसने ये भी सोचा कि वो इन पैसों की मदद से अपनी कंपनी को भी बचा लेगा और वो इस काम के लिए राज़ी हो गया। चूँकि फ्लोरिडा पर डीईए की बहुत कड़ी नज़र थी और वो रेडार सिस्टम की मदद से हर संदिग्ध एयरप्लेन पर नज़र रखे हुए थे, इसके बावजूद भी रिक अपने शहर स्क्रैंटन से फ्लोरिडा और वहाँ से कोलंबिया जाता और सारे रेडार सिस्टम से बचते हुए वापस फ्लोरिडा आ जाता। अपनी पहली ट्रिप से ही वो बहुत चालाकी से रेडार सिस्टम को चकमा देते हुए कोलंबिया और फ्लोरिडा के बीच ड्रग्स स्मगल करने लगता है, और एक के बाद एक उसने 3 ट्रिप लगा दिए कोलंबिया और फ्लोरिडा के बीच। चूँकि इस काम में दिन ब दिन खतरा बढ़ता ही जा रहा था, रिक को लगने लगा कि वो अगर दोबारा फंस गया तो उसका करियर भी ख़त्म हो जाएगा। तब रिक ने फैसला किया कि वो अब उनसे अलग हो जाएगा और इस काम को बंद कर देगा। मगर रिक ने हर स्मगलिंग ट्रिप को इतनी सफाई से अंजाम दिया था कि उसके चर्चे कोलंबियन ड्रग माफिया में होने लगे। यहाँ तक कि कोलंबियन ड्रग माफिया किंग पाब्लो एस्कोबार के दोस्त जॉर्ज ओकोवा, जो कि मेडलिन कार्टेल का एक बहुत अहम सदस्य था, जिसका कोलंबिया से अमेरिका तक ड्रग्स पहुँचाने में सबसे अहम किरदार था, उसने खुद रिक को कांटेक्ट किया और उसके साथ एक मीटिंग रखी। मीटिंग के दौरान जॉर्ज ने रिक को इतने ज़्यादा पैसे ऑफर किए कि रिक सोच में पड़ गया। वो ये जानता था कि इस बार उसे ऐसे लोगों के लिए काम करना होगा जो ड्रग डीलिंग दुनिया के बादशाह हैं
और उसे इस काम के लिए इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे कि उसकी किस्मत ही बदल जाएगी। साथ ही साथ जॉर्ज ने उसे एक चेतावनी भी दी कि अगर तुमने कभी हमें धोखा दिया तो हम तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेंगे और वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। और इस मीटिंग के बाद रिक दोबारा ड्रग स्मगलिंग के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब तक रिक अपने शहर पेंसिल्वेनिया से फ्लोरिडा और फ्लोरिडा के रास्ते कोलंबिया जाता था, मगर अब उसके लिए चैलेंज था प्लेन को सीधा पेंसिल्वेनिया से कोलंबिया ले जाना, वो भी प्लेन को बिना रिफ्यूल किए। और इसके लिए ज़रूरत थी उसे अपने प्लेन्स में पहले से कई ज़्यादा बेहतर मॉडिफिकेशंस करने की। इसके लिए रिक चुनता है सेस्ना 310 मॉडल नामक जहाज़ को, जिसे रिक पहले भी मॉडिफाई कर चुका था और उसकी हर बारीकी को जानता था। तो अब रिक को जो सबसे बड़ा बदलाव करना था प्लेन में, वो था प्लेन की फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाना, क्योंकि जहाज़ की नेचुरल फ्लाइंग रेंज थी 1500 किलोमीटर और फ्यूल कैपेसिटी थी 2000 गैलन। रिक उसे अपने हुनर और अपनी महारत से 6000 गैलन तक बढ़ा देता है। मतलब जो जहाज़ पहले 1500 किलोमीटर तक ही उड़ सकता था, वो अब 4500 किलोमीटर तक उड़ सकता था बिना दोबारा फ्यूल भरे। और जो तरीका रिक ने अपनाया फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जहां दूसरे ड्रग स्मगलर्स अपने प्लेन केबिन्स में फ्यूल बैरल साथ लेकर चलते थे ताकि वो फ्यूल खत्म होने पर दोबारा भर सकें, पर इसकी वजह से वो शक के दायरे में आ जाते थे। वहीं रिक ने इन सबसे निपटने के लिए एक बहुत अनोखा तरीका निकाला। उसने बहुत सारे बड़े बड़े रबर बैग्स खरीदे जिनमें आसानी से फ्यूल भरा जा सके, और उसने प्लेन के हर हिस्से का इस्तेमाल करते हुए ये रबर बैग्स प्लेन के आगे वाले हिस्से में, प्लेन के नीचे लगेज कंपार्टमेंट और प्लेन के पंख में छुपा दिए। और यहाँ उसने अपनी इंजीनियरिंग की कला का इस्तेमाल करते हुए इंजन को इन रबर बैग्स के साथ जोड़ दिया, ताकि प्लेन को सही मात्रा में बराबर से फ्यूल मिलता रहे। और प्लेन के हर हिस्से में रबर बैग्स इस तरह रखे गए कि प्लेन का वजन बढ़ने के बाद भी वो बिल्कुल बैलेंस रहे। पर एयरप्लेन का वजन बढ़ने की वजह से रिक को एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, वो था एयरप्लेन का कमज़ोर इंजन। अब रिक को ज़रूरत थी एक ऐसे दमदार इंजन की जो एयरप्लेन के वजन को संभालने के साथ साथ लंबी उड़ान भी भर सके। और इसी वजह से रिक ने उस एयरप्लेन के पूरा इंजन ही चेंज कर दिया। अब बारी थी प्लेन को बाहर के साथ साथ अंदर से भी मजबूत करने की, और इसके लिए रिक ने प्लेन में रेडार डिवाइसेस इंस्टॉल कर दिए। ये वही रेडार डिवाइसेस हैं जिसका इस्तेमाल डीईए कर रही थी स्मगलर्स को पकड़ने के लिए, और रिक ने ये रेडार डिवाइसेस इसीलिए इंस्टॉल किए ताकि वो डीईए की किसी भी हरकत पर नज़र रख सके। आपको बताता चलूँ कि रेडार डिवाइसेस की मदद से आप अपने प्लेन के रेडार में अगर कोई आपके पास आ रहा है या आपका पीछा कर रहा है तो वो आपको पता चल जाता है। रिक सिर्फ प्लेन को मॉडिफाई ही नहीं कर रहा था, बल्कि वो और रास्ते भी ढूंढ रहा था जिससे वो कभी पकड़ा ना जा सके। और इसीलिए उसने एक कस्टम एजेंट को रिश्वत दी, जिसके बदले वो उसे रेडार लोकेशंस देता है ताकि वो डीईए की रेडार पेट्रोलिंग से भी बच सके। और इसी कस्टम एजेंट की मदद से रिक पेंसिल्वेनिया और कोलंबिया के बीच रेडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाता है और एक सीक्रेट कोड के जरिए ड्रग कार्टेल के मेंबर से बात करता है, क्योंकि उसे पता था कि फ़ोन कॉल्स पर बात करना उसे पकड़वा सकता है। जैसा कि मैंने आपको कहानी के बीच में रिक की डील के बारे में बताया था जो उसने डीए के साथ की थी उसके पकड़े जाने पर, कि वो किसी भी तरह के गैर कानूनी काम और स्मगलर की जानकारी उनको देता रहेगा। इन सारी बड़ी स्मगलिंग्स के दौरान जो उसने की थी, वो कभी कभी डीए को छोटी मोटी खबर देता रहता था ताकि वो उनको गुमराह कर सके, उस पर डीए को कोई शक ना हो। रिक इस पूरे गेम को बहुत चालाकी से खेल रहा था और इसी वजह से पुलिस उस पर पूरी तरह से भरोसा करने लगती है, इस बात से बेखबर कि वो उनकी पीठ पीछे एक इतना बड़ा ड्रग स्मगलिंग ऑपरेशन प्लान कर रहा है जो आज तक ना उन्होंने सुना और ना उन्होंने देखा। तो आखिरकार 3 महीने की पूरी तैयारी के बाद रिक अपनी बड़ी स्मगलिंग की उड़ान भरता है पेंसिल्वेनिया और कोलंबिया के बीच, जिसका फासला था 5000 किलोमीटर और उसमें वक्त लगा 13 घंटे। चूँकि रिक का जहाज़ पूरी तरह से ड्रग से भरा हुआ था और इसीलिए उसे किसी प्रॉपर रनवे पर लैंड नहीं कराया जा सकता था। उसी दौरान रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए रिक ड्रग स्मगलर से प्लेन को लैंड कराने की बात करता है और उनमें ये तय होता है कि वो एक खेत के बीच चौड़ी सड़क पर प्लेन को लैंड करेगा, जहाँ ड्रग डीलर उसका पहले से इंतज़ार कर रहे होते हैं। और प्लेन लैंड होते ही वो उसमें ड्रग्स लोड करना शुरू कर देते हैं और प्लेन में फ्यूल भरने लगते हैं। इसी दौरान रिक प्लेन के वज़न को कैलकुलेट करने लगता है, जो अब ड्रग्स लोड होने की वजह से और भी बढ़ चुका था, और इसी के साथ साथ वो रनवे की लंबाई को भी कैलकुलेट करने लगता है, क्योंकि रिक ये बहुत अच्छी तरह जानता था कि प्लेन जितना ज़्यादा भारी होगा उसे टेक ऑफ करने में उतनी मुश्किल आएगी। और ऊपर से रनवे भी बहुत ऊबड़ खाबड़ था और उसके किनारे छोटे मोटे पेड़ भी थे। पर इन सब के बावजूद रिक अपनी प्लेन उड़ाने की महारत की वजह से प्लेन को टेक ऑफ कर ले जाता है, और इसमें उसकी मदद करता है प्लेन का पावरफुल इंजन, जिसे उसने पहले ही पूरी तरह बदल दिया था।
पर रिक की परेशानियां यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। वो इस बार पहले से अलग और लंबा रास्ता चुनता है जो डीईए की रेडार पहुंच से दूर हो और सेफ हो। रिक को इस लंबे रास्ते को चुनने का कॉन्फिडेंस इसलिए भी था क्योंकि प्लेन में ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल था और जैसा भी हो वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। मगर एक बहुत बड़ी मुश्किल उसका रास्ते में इंतज़ार कर रही थी। हुआ यूं कि उसके प्लेन के रेडार सिस्टम में अलार्म बजने लगता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि एक एयरक्राफ्ट उसका पीछा कर रहा है और वो एयरक्राफ्ट नेवी का सर्वेलेंस प्लेन था जो बॉर्डर पेट्रोलिंग के दौरान उसके पीछे लग जाता है। इस बात से रिक को बहुत डर लगने लगता है और उसे लगने लगता है कि अगर उसका प्लेन उनके एयरक्राफ्ट के आसपास भी पहुंचा तो वो या तो उसे गिरफ्तार कर लेंगे या उसे मार गिराएंगे। अब रिक को जल्द से जल्द उनसे जितना दूर हो सके निकलना था क्योंकि वो पहले ही उनके रडार में था और उसके प्लेन की स्पीड भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वो उनसे बच निकले। तब रिक के पास एक आखिरी रास्ता बचता है और वो था पास में होने वाले तूफान में प्लेन को ले जाना, क्योंकि इससे रेडार सिग्नल्स भी डिस्टर्ब हो जाते और उसे भाग निकलने का मौका भी मिल जाएगा। चूँकि इसमें रिक की जान जाने का और प्लेन क्रैश होने का रिस्क बहुत ज़्यादा था। अब रिक के सामने दो ऑप्शन थे, या तो वो पुलिस के हाथ गिरफ्तार होकर पूरी ज़िंदगी जेल में बिताए या उस तूफान में अपने प्लेन को ले जाए। और रिक बिना किसी भी हिचकिचाहट के उस प्लेन को तूफान में लेकर घुस जाता है और पूरे 2 घंटे बाद उस तूफान से निकलकर प्लेन को एक सुनसान चौड़ी सड़क पर थोड़ा नीचे लेकर आता है और ज़मीन से टच करके फिर उड़ाने लगता है, ताकि देखने पर ऐसा लगे कि वो यहाँ से टेक ऑफ कर रहा है, ना कि कहीं और से लंबी फ्लाइट लेकर आ रहा है। और इसी वजह से रेडार सिस्टम को लगता है कि वो कोई लोकल है और एयरक्राफ्ट को लोकली उड़ा रहा है। रिक इसके बाद अपने शहर स्क्रैंटन पहुंचता है और सेंट्रल टावर से बात करके अपनी ट्रिप को शॉर्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट रजिस्टर करवाता है और इस वजह से उस पर किसी को कोई शक नहीं होता, क्योंकि वहाँ लोकल पायलट्स पर शक ना करने की वजह ये थी कि पुलिस को लगता था कि जो भी स्मगलर स्मगलिंग करते हैं वो फ्लोरिडा से ही करते हैं। वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि कोई इतनी लंबी फ़्लाइट्स के लिए छोटे एयरप्लेन्स को इस तरह मॉडिफाई भी कर सकता है। और फाइनली रिक उस पूरे ड्रग्स को जो वो अपने प्लेन में भर कर लाया था वहाँ के लोकल ड्रग डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को पहुँचा देता है और इसके लिए उसे मिलते हैं पूरे $1 मिलियन, सिर्फ एक ट्रिप के जो उसने कोलंबिया से पेंसिल्वेनिया तक की थी। और इसी तरह उस साल उसने और भी स्मगलिंग ट्रिप्स को अंजाम दिया जिसके बदले उसे बहुत पैसे मिलने लगे। यहाँ तक ड्रग डीलर्स उसके काम से इतना ज़्यादा खुश थे कि वो उसे अक्सर तय रकम से ज़्यादा पैसे देने लगे और इसी वजह से रिक एक बेहद अमीर इंसान बन गया। अब रिक को लगने लगा कि अगर वो अकेले इतने पैसे कमा सकता है तो अगर वो एक टीम बनाकर काम करे तो इससे कई गुना ज़्यादा पैसे बना सकता है। और इसी वजह से वो अपनी एक गैंग बनाता है जिसमें वो कई और पायलट्स को हायर करता है ताकि वो अपनी फ़्लाइट्स की उड़ान को और बढ़ा सके। पर यह सारा काम, सारे प्लेन मॉडिफिकेशंस बहुत बारीकी से रिक की निगरानी में होते थे। फिर आता है साल 1984, जब फ्लोरिडा में एक ड्रग डीलर गैंग पकड़ा जाता है जिनके लिए रिक ने सबसे पहली ड्रग स्मगलिंग की थी। और पूछताछ में रिक का नाम आने पर रिक भी पकड़ा जाता है और उन्हें फ्लोरिडा में ट्रायल के लिए भेज दिया जाता है, जहां रिक ये कबूल करता है कि उसने इन ड्रग स्मगलिंग को अंजाम दिया है, मगर उसने ये डीईए की मदद करने के लिए किया है क्योंकि उसकी डीईए के साथ डील हुई थी कि वो ड्रग स्मगलर्स को पकड़वाएगा। रिक इतना ज़्यादा चालाक था कि उसने डीईए को भी मना लिया कि वो कोर्ट में आकर उसके सपोर्ट में गवाही दें। मगर दूसरी तरफ रिक को ये डर भी सता रहा था कि अगर कोलंबियन ड्रग माफिया को उसके ट्रायल की और डीईए को इन्फॉर्मेशन देने की खबर उन तक पहुंच गई तो वो उसे मार डालेंगे। और इसी से बचने के लिए वो अपने ट्रायल के दौरान भी स्मगलिंग करता रहा। 11 हफ्तों तक चलने वाले ट्रायल में वो 11 स्मगलिंग ट्रिप्स को अंजाम देता है और $13 मिलियन कमाता है। और चौंकाने वाली बात यह थी कि जो 15 लोग पकड़े गए थे उसमें से रिक ही अकेला था जिसको कोर्ट ने सभी चार्जेस से बरी कर दिया, क्योंकि डीए ने उसके सपोर्ट में गवाही दी थी। चूँकि रिक की सारी डीलिंग कैश में होती थी और उसने इतना सारा पैसा कमा लिया था कि अब उसे हैंडल करना मुश्किल हो रहा था और इससे निपटने का एक ही रास्ता था, अब वो था मनी लॉन्ड्रिंग। और इसके लिए उसने बैंकिंग एक्सपर्ट माइकल कॉफ़ी से मदद ली। माइकल कॉफ़ी ने रिक के मिलियंस ऑफ डॉलर यूनाइटेड स्टेट से बाहर ऑफशोर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। ट्रांसफ़र इतने क्लीन और गोपनीय थे कि किसी को कोई शक नहीं हुआ। अब रिक को लगने लगा कि वो अब कभी पकड़ा नहीं जाएगा। और तभी एक रात रिक की कंपनी का एक पायलट जिम कूपर कोलंबिया से ड्रग से भरा हुआ प्लेन लेकर पेंसिल्वेनिया आ रहा था, जहां एक सुनसान चौड़ी सड़क पर ड्रग डीलर उसका इंतजार कर रहा था। पर ड्रग डीलर ने गलती से सड़क के बीचों बीच अपनी कार पार्क कर दी और जब जिम ने प्लेन लैंड किया तो उसे अंधेरा होने की वजह से गाड़ी साफ तौर पर नहीं दिखाई दी और प्लेन जाकर गाड़ी से टकरा गया, जिससे ड्रग डीलर की मौत मौके पर ही हो गई। और ये खबर पूरे पेंसिल्वेनिया में आग की तरह फैल गई। पुलिस ने आखिरकार जिम को पकड़कर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और उसमें पता चला कि जो प्लेन जिम चला रहा था उसमें ड्रग्स थी और वो स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होता है।
अब पुलिस ने जिम पर स्मगलिंग और मर्डर दोनों चार्जेस लगा दिए। पुलिस इसके बाद जिम को एक मौका देती है कि वो अगर अपने बचाव में चाहे तो किसी को एक कॉल कर सकता है। जिम के दिमाग में कॉल करने के लिए जो सबसे पहला नाम आता है वो था उसके बॉस रिक का। रिक को जैसे ही पता चलता है कि जिम पकड़ा गया है तो बजाय उससे बात करने और उसको बचाने के जिम उससे पीछे छुड़ा लेता है, क्योंकि उसे ये डर था कि अगर जिम कोई बचाव में वो सामने आएगा तो वो भी पकड़ा जाएगा। जिम इस बात से पूरी तरह टूट जाता है कि उसके बॉस रिक ने उसे बचाने की जगह उसे धोखा दिया है और अब उसे 35 से 40 साल की सज़ा हो सकती है। तब जिम अपनी सज़ा को कम करने के लिए पुलिस के साथ एक डील करता है और वो ये थी कि वो रिक की कंपनी और उसमें होने वाली स्मगलिंग से जुड़ी हर जानकारी पुलिस को देगा। जिम की इन्फॉर्मेशन की मदद से पुलिस रिक की कंपनी एयर अमेरिका पर रेड डालती है, पर अभी भी उन्हें और ज़्यादा सबूतों की ज़रूरत होती है जिसकी बिना पर वो रिक को गिरफ्तार कर सकें, और इसीलिए वो रिक के हर मूवमेंट्स के वो कहाँ आता जाता है, किससे मिलता है और उसका बैंक अकाउंट्स पर भी नज़र रखनी शुरू कर देती है। रिक को इस बात की भनक लग चुकी थी कि पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसके पास जो बहुत सारा कैश है वो भी उसके हाथ से जा सकता है। इसीलिए वो उन सारे पैसों को फिर से माइकल कॉफ़ी की मदद से केमन आइलैंड्स के ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देता है। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है कि केमन आइलैंड की अमेरिका के साथ कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है और पुलिस उसके पैसों को कभी ट्रेस नहीं कर पाएगी। पर इस बार उसका ये अंदाज़ा बिल्कुल गलत साबित होता है। चूँकि रिक भी केमन आइलैंड भाग चुका होता है, पर पुलिस उसे भी वहाँ ट्रेस कर लेती है और वहाँ की लोकल पुलिस को उसकी जानकारी देती है। क्योंकि केमन आइलैंड की अमेरिका के साथ कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं थी, फिर भी उनको लगता है कि रिक एक क्रिमिनल है और वो उनके लिए मुसीबतें पैदा कर सकता है। और आखिरकार सन 1986 में केमन आइलैंड की लोकल पुलिस रिक को गिरफ्तार कर लेती है और अमेरिकन पुलिस को सौंप देती है, जहां से उसे अमेरिका वापस लाया जाता है। उस पर लगे आरोप इतने ज़्यादा संगीन थे कि कोर्ट में उसे 345 साल की सज़ा सुनाई जाती है। इसका मतलब ये था कि अब वो जेल से मरकर ही बाहर निकलेगा। लंबी सज़ा से बचने के लिए रिक पुलिस के साथ कोऑपरेट करने को राज़ी हो जाता है और छुपाए हुए पैसों की लोकेशन और अपने ड्रग स्मगलिंग ऑपरेशन की पूरी जानकारी पुलिस को दे देता है। उसकी बताई हुई लोकेशन से पुलिस 21 मिलियन डॉलर बरामद करती है और कई बड़े ड्रग स्मगलर्स को भी पकड़ लेती है। रिक के इस कॉपरेशन की वजह से कोर्ट उसकी सज़ा को 345 साल से घटाकर 8.5 साल कर देती है। मगर क्योंकि रिक बहुत ही चालाक था, इसीलिए वो पुलिस को कुछ पैसों के ही बारे में बताता है जो उसने छुपाए हुए थे, और जब वो 8.5 साल बाद जेल से बाहर आएगा तो एक बहुत बड़ी रकम उसका इंतज़ार कर रही होगी। तो ये थी कहानी अमेरिका के सबसे बड़े ड्रग स्मगलर की। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।